सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसे कोई खरीद नहीं सकता था, जो लोगों की आवाज था, और फिर वही आदमी एक तानाशाह बन गया। एक ऐसा तानाशाह जिसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी है फ्रांसीसी क्रांति के सबसे पेचीदा किरदारों में से एक, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की। जरा ये मंजर देखिए। पेरिस का चौक है, हजारों की भीड़ जमा है और उन सब के सामने एक राजा का सर कलम कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, नहीं, ये तो सदियों से चली आ रही राजशाही का अंत था। और इस पूरी घटना के पीछे, इस फांसी का सबसे बड़ा समर्थक सिर्फ एक आदमी था। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे कैसे एक इंसान जो आज़ादी की, बराबरी की बात करता था, जो तो मौत की सज़ा को ही ख़त्म कर देना चाहता था, वही इंसान आखिरकार एक ऐसे राज का निर्माता बन गया जिसने हज़ारों लोगों को मौत की सज़ा दे दी। यही तो है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का विरोधाभास। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। रॉबेस्पियर को समझने से पहले उस फ्रांस को समझना जरूरी है जिसने रॉबेस्पियर को बनाया। क्रांति से पहले का फ्रांस एक ऐसे किले जैसा था जिसकी नींव पूरी तरह से खोखली हो चुकी थी, बस गिरने ही वाला था। देखिए, उस वक्त का समाज कितना बटा हुआ था। सोचिए, पूरा देश 3 हिस्सों में या एस्टेट्स में डिवाइडेड था। पहला एस्टेट क्लर्जी यानी पादरी लोग, दूसरा नोबिलिटी यानी अमीर जमींदार लोग। ये दोनों मिलाकर भी आबादी के 3% नहीं थे, लेकिन सारी जमीन, सारी दौलत, सारे अधिकार सब इनके पास थे। और टैक्स के नाम पर कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। सारा का सारा बोझ, देश का पूरा खर्चा, वो उठाती थी 99% आबादी, थर्ड एस्टेट, किसान, मजदूर, दुकानदार यानी आम लोग। और ये भेदभाव तो बस शुरुआत थी। इसके ऊपर से फ्रांस दशकों से लड़ाइयां लड़ रहा था, जिससे खजाना खाली हो चुका था। शाही परिवार की फिजूल खर्ची की तो कोई हद ही नहीं थी, और इन सब के बीच लोगों के पास खाने को रोटी तक नहीं थी। राजा लुई द 16 इतना कमजोर और बेअसर था कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मतलब माहौल एकदम तैयार था एक बड़े तूफान के लिए। और इसी उथल-पुथल और अंधेरे के बीच एक आवाज उठती है, एक नौजवान वकील की आवाज, जो लोगों की आवाज बनने का वादा करता है। यहां से शुरू होता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का सफर। ये है वो शख्स, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, देखने में अराज शहर का एक सीधा साधा वकील, लेकिन इस शांत चेहरे के पीछे एक आग थी। ऐसे आदर्शवादी विचारों की आग जो पूरे फ्रांस को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। उसका बचपन आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। शायद इसी वजह से वो इतना सीरियस और अनुशासित बन गया। जब वो पेरिस में कानून पढ़ रहा था, तब उस पर दार्शनिक जीन जैक्स रूसो का बहुत गहरा असर पड़ा। रूसो कहते थे कि असली ताकत लोगों में होती है, किसी राजा या भगवान के दिए गए अधिकार में नहीं। और ये एक विचार रॉबेस्पियर के जहन में घर कर गया। ये उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, वो इन पर अमल भी करता था। सोचिए, 1789 में जब फ्रांस में यहूदी लोगों के खिलाफ नफरत का माहौल था, तब रॉबेस्पियर नेशनल असेंबली में खड़ा हुआ और उनके अधिकारों के लिए लड़ा। उसने इस भेदभाव को एक नेशनल क्राइम यानी राष्ट्रीय अपराध कहा। यह दिखाता है कि शुरुआत में वो कितना पक्का आदर्शवादी था। और फिर आया 1789, एक साल जिसने सब कुछ बदल दिया। थर्ड एस्टेट ने ऐलान कर दिया कि वही असली नेशनल असेंबली है। फिर टेनिस कोर्ट में नया संविधान बनाने की कसम ली गई। पेरिस के लोगों ने बैस्टिल की जेल तोड़ दी, जो जुल्म का प्रतीक थी। और सबसे जरूरी, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा जारी हुई। पुरानी व्यवस्था खत्म हो रही थी। और ये ऐतिहासिक तस्वीर उसी पल की है, द ओथ ऑफ द टेनिस कोर्ट, एकजुटता और दृढ़ निश्चय का प्रतीक। और इन लोगों की भीड़ में, हाँ, वहां रॉबेस्पियर भी मौजूद था, अपनी आंखों से इतिहास बनते हुए देख रहा था। लेकिन क्रांतियां अक्सर खून मांगती हैं, और बहुत जल्द रॉबेस्पियर के आदर्शों का सामना एक बहुत ही बेरहम सच्चाई से होने वाला था। यहां से कहानी एक नया और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। जरा इस बदलाव को देखिए। 1751 में यही रॉबेस्पियर मौत की सजा के सख्त खिलाफ था, उसे खत्म करना चाहता था। और सिर्फ एक साल बाद 1792 में जब राजा का मुकदमा हुआ, तो यही आदमी कहता है, लुई को मरना होगा ताकि देश जिंदा रह सके। कितना बड़ा यूटर्न है ये। उसके दिमाग में अब लुई एक इंसान नहीं, बल्कि उस पूरे पुराने जुल्म करने वाले सिस्टम का चेहरा था। उसका तर्क सीधा था, जब तक राजा जिंदा है, क्रांति खतरे में है।
और इसके बाद चीजें तेजी से आगे बढ़ीं। 21 सितंबर 1792 राजशाही को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया। फ्रांस अब एक गणतंत्र था और राजा, जिसे अब नागरिक लुई कैपेट कहा जाता था, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला और सजाए मौत सुना दी गई। राजा की मौत के साथ ही क्रांति अपने सबसे खूनी, सबसे भयानक दौर में दाखिल हुई। एक ऐसा दौर जिसे इतिहास आतंक के शासन के नाम से जानता है। और इस आतंक की आग के बिल्कुल केंद्र में कौन था? वही रॉबस्पियर। इस दौर में सारी ताकत एक कमेटी के हाथ में आ गई, सार्वजनिक सुरक्षा समिति। इसमें 12 लोग थे और उनका काम था गणतंत्र को देश के अंदर और बाहर के दुश्मनों से बचाना। और रॉबस्पियर, वो जल्द ही इस कमेटी की सबसे ताकतवर आवाज बन गया। अब ये कमेटी उसके हाथ में एक हथियार जैसी थी, जिससे वो अपने विचारों को लागू करवा रहा था। रॉबस्पियर का मानना था कि आतंक असल में अच्छाई का ही एक रूप है, एक जरूरी बुराई। उसने तर्क दिया कि एक आदर्श गणतंत्र बनाने के लिए लोगों के दुश्मनों को मिटाना ही होगा। उसके लिए अब गणतंत्र की सुरक्षा किसी भी इंसान की जिंदगी से बड़ी हो चुकी थी। और दुश्मन कौन है, इसकी परिभाषा इतनी फैल गई कि किसी को नहीं पता था कौन सुरक्षित है। जल्द ही क्रांति अपने ही बच्चों को खाने लगी। जॉर्जस डेंटन, एक पुराना साथी, कैमेली डेस्मोलिन्स, एक करीबी दोस्त, जब इन लोगों ने खून खराबे पर सवाल उठाए तो उन्हें भी देशद्रोही बोलकर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, जो तलवार उठाता है वो तलवार से ही मारा जाता है। रॉबस्पियर ने आतंक की जो आग भड़काई थी, अब वो आग पलटकर उसी को जलाने वाली थी। जब उसका अंत करीब आया, रॉबस्पियर ने कन्वेंशन में अपना आखिरी जोरदार भाषण दिया। उसने खुद को एक शहीद की तरह पेश किया, आज़ादी का गुलाम जिसे कोई समझ नहीं पाया। और फिर उसने धमकी दी कि उसके पास और भी दुश्मनों की लिस्ट है। एक और खून खराबे का इशारा किया। लेकिन इस बार उसका दांव उल्टा पड़ गया। उस भाषण ने लोगों को डरा दिया। कन्वेंशन के हर सदस्य को लगा कि अगली बारी उसकी हो सकती है। इस डर ने उन्हें एक कर दिया। आतंक से थक चुके उन सब ने मिलकर रॉबस्पियर के खिलाफ ही बगावत कर दी और अगले ही दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 28 जुलाई 1794 मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, वो आदमी जो कभी लोगों की आवाज था, उसी गिलोटिन पर उसका अंत हुआ जिस पर उसने हजारों को भेजा था। और उसकी मौत के साथ ही आतंक का शासन भी खत्म हो गया। तो आखिर में हम इस शख्स को कैसे याद रखें? क्या रॉबस्पियर एक आदर्शवादी था जो अपने ही जुनून में इतना अंधा हो गया कि उसने सोचा कि एक आदर्श समाज बनाने के लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है? या फिर उसके अंदर हमेशा से एक तानाशाह छिपा हुआ था जो बस मौके का इंतजार कर रहा था? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास में कभी नहीं मिलेगा।